Hi guys, this video is part of Accounting for Investing video series जहां पर मैं अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स ही बताऊंगा जो हर एक इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। सो इफ यू आर ऑन अ पाथ ऑफ लर्निंग इन्वेस्टिंग एंड आपको अकाउंटेंसी का ए भी नहीं आता, देन दिस वीडियो सीरीज इज जस्ट परफेक्ट फॉर यू। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अदरवाइज नोन एज इनकम स्टेटमेंट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करूंगा, जहां हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हर एक आइटम के बारे में बात करेंगे एंड जानेंगे हाउ डू वी एनालाइज देम, हाउ डू वी रीड देम। So if you're interested in knowing all of this, stay tuned because we are starting right now. अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं and if I were to define what is an income statement, it is a summary of revenues and expenses of a company for a specific period of time. This specific period of time can either be 1 month, 1 quarter और 1 year. अक्सर जब भी हम इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं वो 1 साल की ही होती है, और आज के वीडियो में भी मैं 1 साल का ही रेफरेंस लेके डिस्कशन करूंगा। फर्दर मोर डिस्कसिंग कि एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं: रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स। Revenues minus expenses is equal to profit, and this is exactly what a profit and loss statement or an income statement will look like. जब हम इन डिटेल जाते हैं देन वी रियलाइज कि इन तीनों पार्ट्स में भी काफी ज्यादा सब कैटेगरीज हैं, और इन्हीं सब कैटेगरीज और लाइन आइटम्स को समझना इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू अंडरस्टैंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट असल में होती क्या है, और इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में डिस्कशन होगी। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, दिस इज गोना बी अ समराइज्ड एंड अ वीडियो फॉर्मेट ऑफ अ बुक दैट आई रेड, वॉरेन बफे एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सारी की सारी नॉलेज मैं आपको उसी बुक से ला रहा हूं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग इन डेप्थ एंड आप इस वीडियो के आगे भी जाके ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट असल में होती क्या है, आई हाईली रिकमेंड यू रीडिंग दैट बुक, एंड उस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू की। रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज सेल्स और टॉप लाइन, और अक्सर काफी इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेवेन्यू इज एक्चुअली इक्वल टू अर्निंग्स, बट दिस इज नॉट द केस। Revenue is that total amount of money that you receive after delivering a product or a service, whereas profits या earnings is that net amount which is left after you deduct all these expenses. तो ये जरूर ध्यान रखें, रेवेन्यू को कभी भी earnings के साथ ट्रीट ना करें। रेवेन्यू को कंप्यूट करना भी काफी आसान होता है। Total sales या total revenue of a company can be derived by using the formula total number of units sold multiplied by price per unit. As simple as that. अगर एक कंपनी को अपना टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स ओवर द ईयर्स बढ़ाना है, तो या तो वो अपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को बढ़ाए या वो अपने प्राइस पर यूनिट को बढ़ाए। ईदर वे बोथ ऑफ दीज केसेस आर बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी। लेट्स से कंपनी अपनी वॉल्यूम बढ़ा रही है, इससे हमें यह पता लगता है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड ओवर द ईयर्स इंक्रीज हो रही है, जो एक अच्छा साइन है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड सेम है बट एक कंपनी प्राइस धीरे धीरे बढ़ाते जा रही है, इससे हमें यह पता लगता है कि उस कंपनी की कंपेटिटिव एडवांटेज इतनी स्ट्रांग है कि इवन दो वो अपना प्राइस ओवर द ईयर्स इंक्रीज करते जा रही है, उसके कंज्यूमर्स, उसके बायर्स अभी भी उससे वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं। रेवेन्यू की बात तो हो गई, लेकिन एक कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और इसी प्रोडक्शन की, इसी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कॉस्ट्स इंकर होंगी, और इन्हीं सब कॉस्ट्स को एक हेड के अंदर क्लब कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इन अदर वर्ड्स नोन एज कॉग्स। इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है, जो डायरेक्टली लिंक्ड होती है एक कंपनी के प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के साथ। इसके अंदर प्राइमरीली 2 एक्सपेंसेस आ सकते हैं, विच विल इंक्लूड raw material being used in production of that very product and direct labor cost. अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें, COGS या फिर ये डायरेक्ट कॉस्ट हमें कुछ डिफाइन नहीं करती, हमें कुछ एनालिसिस करने में हेल्प नहीं करती, लेकिन यही COGS एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम कंप्यूट करते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, विच इज आवर नेक्स्ट लाइन आइटम। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर 100 रुपए की चीज मैंने बेची और उसी चीज को बनाने के लिए मुझे 40 रुपए लग गए, तो माई ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 60, एंड यही ग्रॉस प्रॉफिट यूज होता है टू हेल्प अस कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, विच विल बी ग्रॉस प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय सेल्स, जो हमें बताता है कि हर 1 रुपए की सेल्स के ऊपर हमें कितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है फॉर अस टू एनालाइज कि एक कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने एसेट्स को यूज करती है और कितनी अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट्स को बना पाती है, कितना चीपली अपने प्रोडक्ट्स को बना पाती है। वॉरेन बफे कहते हैं कि आइडियली अ कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मस्ट बी ग्रेटर देन 40%. And the greater the gross profit margins, the more flexibility a company can enjoy while setting its prices. Let's say फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, उस केस में एक कंपनी जिसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 60%, वो इजीली अपने प्राइसेस को थोड़ा कम कर पाएगी ताकि वो अपनी सेल्स कंटिन्यू रख सके एंड द सेम टाइम उनको प्रॉफिटेबिलिटी में भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। वहीं दूसरी कंपनी जिसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20%, वो अपने प्राइसेस को कम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर उन्होंने अपने प्राइसेस को और कम किया, देयर मे कम अ टाइम व्हेन उन्हें लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं। भाई ग्रॉस प्रॉफिट भी हो गया, अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। अगर एक कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, उनके जो कॉस्ट थे उसको तो उन्होंने कॉग्स के अंडर शो कर दिया, बट एक कंपनी के अपने भी कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो उसे रन करने के लिए चाहिए होते हैं। एंड इन्हीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वॉरेन बफे ने अपनी बुक में 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट वुड बी SG&A, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। SG&A को अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो इसके अंदर प्राइमरीली कॉस्ट्स आ जाएंगी एडवर्टाइजिंग की, मैनेजमेंट सैलरीज की, कमीशंस की, ट्रैवल कॉस्ट्स और लीगल फीस। ये सारे वो खर्चे हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से लिंक्ड नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक कंपनी को अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चाहिए होते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसने प्रोडक्ट्स बना तो लिए, बट वो तब तक उन्हें बेच नहीं पाएगी अगर वो अपने अच्छे तरह से मार्केटिंग कैंपेन्स को एग्जीक्यूट ना करे, और वहीं पे जो सारा खर्चा होता है वो एडवर्टाइजिंग के अंडर आएगा। एक कंपनी प्रोडक्ट्स बना तो ले, लेकिन कंपनी को रन करने के लिए भी हमें पर्सनल चाहिए। अ कंपनी इज नॉट जस्ट एसेट्स, मशीन्स, रॉ मटेरियल एंड फाइनल इन्वेंट्री, इट इज बिल्ट ऑफ पीपल, एंड इन्हीं पीपल को कॉम्पनसेट करने के लिए सैलरीज देनी पड़ती हैं। ये सभी चीजें SG&A के अंडर आती हैं। हमारा सेकेंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस वुड बी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम सभी एक ऐसा एरा में बैठे हैं जहां हम जानते हैं एक कंपनी अगर इवॉल्व ना करे ओवर द ईयर्स, इट विल नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जिस वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन वॉरेन बफे कहते थे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मस्ट नॉट एक्सीड इट्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। अगर एक कंपनी करोड़ों रुपया अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगा रही है और वो उसे अपनी सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रही, देन दैट कंपनी शुड नॉट बी इन्वेस्टेड इन। इसका एक आइडियल एग्जांपल लूं तो एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना इतना खर्चा नहीं लगाता, फिर भी वो काफी ज्यादा सेल्स जनरेट कर लेता है इन कंपैरिजन टू इट्स कंपेटिटर्स, इट्स पीयर्स लाइक सैमसंग। थर्ड एंड फाइनल ऑपरेटिंग एक्सपेंस दैट बफे टॉक्स अबाउट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर मैं एक लेमैन को, एक नॉन अकाउंटिंग इंडिविजुअल को समझाने जाऊं तो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मशीनरी। लेट्स से आपने एक 10 करोड़ की मशीनरी खरीदी एंड यू एक्सपेक्ट कि वो 10 करोड़ की मशीनरी ओवर नेक्स्ट 10 इयर्स आप अपने बिजनेस में यूज करोगे। इट मेक्स नो सेंस कि अगर आपने आज 2020 में वो 10 करोड़ की मशीनरी खरीदी, आप वो पूरा का पूरा 10 करोड़ इसी साल एक्सपेंस में राइट ऑफ कर दो, जिस वजह से आपका इस साल के लॉसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। दिस इज नॉट रैशनल, विच इज वाई देयर इज अ टर्म कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या अलाउ करता है? इट अलाउज फॉर यू टू राइट ऑफ वैल्यू ऑफ दैट एसेट ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, जब तक हम उसे यूज करेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि 2020 के अपने कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सिर्फ 1 करोड़ माइनस करेंगे और बाकी का जो 9 करोड़ है हम वो ओवर द नेक्स्ट 9 ईयर्स धीरे धीरे स्प्रेड आउट कर देंगे। वॉरेन बफे यहां पे भी वही बात कहते हैं, कंपेयर डेप्रिसिएशन एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अगर आपकी कंपनी का depreciation as a percentage of GP is lesser than industry standard, then it's well and good. अगर वो ज्यादा है, then you must be aware of it and understand why is it so. Finally, हम इन तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, जिससे हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये वो वैल्यू है जो हमें बताती है कि एक कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना पैसा कमाती है या गवाती है। अगेन हम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यूज करेंगे OPM निकालने के लिए बाय डिवाइडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स, एंड हम एक परसेंटेज वैल्यू पर आएंगे। इसी परसेंटेज वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे अपने कंपेटिटर्स के साथ, अपने इंडस्ट्री पीयर्स के साथ,
जानने के लिए कि हमारी कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन इंडस्ट्री और लेसर देन इंडस्ट्री। हम ये भी चाहेंगे कि हमारी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन कंसिस्टेंट ओवर पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। अगर हमारी कंपनी का OPM has been increasing and increasing rapidly over past 3 to 5 years, then our company may not be in a stable condition and इस कंपनी में इन्वेस्ट करना may just not be right। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकल गया, अब हम बात करेंगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। एक कंपनी ओवर द ईयर अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से प्रॉफिट जरूर जनरेट करती है, बट एट द सेम टाइम वो कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकती है एंड उन्हीं को हमें फैक्टर इन करना पड़ता है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। फर्स्ट पॉइंट इन दिस वुड बी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज दैट फिक्स्ड अमाउंट जो हमें अपने लोन पे ऑफ करना पड़ता है एंड इंटरेस्ट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट अ रिजल्ट ऑफ अ फाइनेंशिंग एक्टिविटी, विच इज वाई इसे हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर क्लब करते हैं। सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विल बी गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। हम अपने कंपनी में अपने एसेट्स को खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं एंड उन पे हमें प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है और लॉस भी। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बट फिर भी हम प्रॉफिट और लॉस तो बियर करते ही हैं, इसीलिए हम इन सबको नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में इंक्लूड करते हैं। इसके साथ साथ हम अदर इनकम्स और अदर लॉसेस को भी इंकर कर सकते हैं। लेट्स से आपकी एक जूते बनाने वाली कंपनी है, बट एट द सेम टाइम आपके पास कुछ ऐसा लैंड पड़ा है जिसे आपने रेंट पे दे दिया और वहां से रेंटल इनकम आ रही है। दैट रेंटल इनकम इज योर इनकम, बट वो आपकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, इसलिए उसे अदर इनकम के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। वॉरेन बफे इन सभी आइटम्स के प्रति एक ही स्टेटमेंट रखते हैं कि वी शुड आइडियली इग्नोर देम व्हाइल कंप्यूटिंग आवर नेट अर्निंग्स, और वो ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ही एक बहुत बड़ी अमाउंट होते हैं जो हमारे नेट प्रॉफिट को पूरा हिला सकते हैं, इन दैट केस बफे सेज कि गो एंड डाइव डीपर इनटू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर दीज आइटम्स। ऐसे कौन सा इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया जो हमारे प्रॉफिट्स को ओवर इन्फ्लेट कर रहा है, या इतना कौन सा बड़ा लॉस बेयर कर लिया हमने जो हमें टोटली नेट लॉस पे दिखा रहा है। फाइनली हम आ जाएंगे इनकम बिफोर टैक्सेस पे। अपने सभी एक्सपेंसेस हमने निकाल दिए एंड अब हम आ गए उस वैल्यू पे जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंटली ये हमें इतना कुछ बताता नहीं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर अस टू असेस कि हमारी कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। एंड टैक्सेस आर द फाइनल शोडाउन विच शोज अस विच कंपनी इज टेलिंग द ट्रूथ। अगर एक कंपनी लीगली अपने सभी टैक्सेस को पे करती है देन इट इज अ गुड कंपनी, लेकिन एक कंपनी जो टैक्सेस को अननेसेसरली अवॉइड करती है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं प्रूव हो सकती। इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड योर टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय income before tax. From that, you'll get the percentage of tax that you paid. Compare this with the corporate tax rate of that country. Let's say in India is around 25-30%. अगर आपकी कंपनी का ये tax rate is less than 25 or 30%, it should be a red signal for you because in that case your company is avoiding taxes. आपको थोड़ा डीप जाके जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। Maybe your company is operating in an SEZ, Special Economic Zone, और वो ऐसे टैक्स कंसेशंस को अवेल कर रही है। अगर ऐसा केस है देन इट इज टोटली फाइन, बट अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, मे बी इट्स नॉट अ गुड कंपनी फॉर यू। फाइनली हम जब टैक्स माइनस कर देंगे हमारे इनकम बिफोर टैक्स से, वी विल कम ऑन आवर बॉटम लाइन, ऑल्सो नोन एज नेट प्रॉफिट और नेट अर्निंग्स। आइडियली इस नेट प्रॉफिट को डिवाइड करो सेल्स के साथ, फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड स्टार्ट कंपेयरिंग दिस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अगर आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रेटर देन योर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इट शोज कि हाउ गुड योर कंपनी इज in respective of its peers or its competitors. And guys, this is it. To summarize, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स। इसी एक्सपेंसेस को बहुत अलग अलग तरीकों से कंपनी डिवाइड कर देती है फॉर अस टू बेटर अंडरस्टैंड कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, और इन्हीं के बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आई हाईली रिकमेंड यू शेयरिंग दिस विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई एम प्रीटी श्योर अब आप जानना चाहेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया एंड दिस इज वेयर यू कैन क्लिक अहेड एंड वॉच दिस वीडियो। अगर आपको लगा कि ये वीडियो थोड़ा बेसिक था एंड यू वांट टू डाइव डीपर इनटू फाइनेंशियल एनालिसिस, क्लिक ऑन दिस वीडियो जहां पे मैं इन डिटेल बात करता हूं फाइनेंशियल एनालिसिस की, एंड हम सभी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके पता लगाते हैं कि कौन सी कंपनी इज अ गुड इन्वेस्टिंग ऑप्शन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।